एपिसोड 1। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आप लोग इस स्टोरी को एक बार पूरा जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल वीके पॉडकास्ट एफएम को सब्सक्राइब जरूरी करें ताकि हमारी हर एक स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कहानी में कब कैसे क्या होगा। ये कहानी है शिवाय रघुवंशी की, जिसका एक एक्सीडेंट में सब कुछ तबाह हो गया। एक्सीडेंट में शिवाय का एक भाई देवांश बच जाता है। शिवाय को बदला लेना है शौर्य राजपूत से। शौर्य राजपूत की दो बहनें, दृष्टि जो देख नहीं सकती, आर्या जो बोल नहीं सकती। शिवाय रघुवंशी अपनी दुश्मनी के चलते शौर्य को मारना चाहता है, लेकिन फंस जाती है आर्या और दृष्टि। क्या बचा लेगा शौर्य अपनी बहनों को शिवाय रघुवंशी से? क्या सच में वह एक्सीडेंट शौर्य राजपूत ने ही किया था, या फिर हो जाएगा शिवाय को आर्या से प्यार? क्या शिवाय को कभी एक्सीडेंट का सच पता चलेगा? क्या दृष्टि देवांश से बच जाएगी, या होगी इन चारों के प्यार की शुरुआत? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे चैनल वीके पॉडकास्ट एफएम पर, मैरिड विद ए हार्ड हार्टेड। कहानी को शुरू करते हैं अब। एपिसोड 1। शिवाय रघुवंशी। 6 फीट हाइट, रंग गोरा, भूरी आंखें, उम्र 25 साल, परफेक्ट बॉडी, किलर लुक, चेहरे पर कातिलाना स्माइल जो किसी भी लड़की को 1 मिनट में पागल बना दे। मुस्कुराने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन दिल नहीं है उसके सीने में। शिवाय रघुवंशी। शिवाय रघुवंशी सोफे पर बैठा हुआ था। शिवाय के पीछे उसका मेन बॉडीगार्ड राजवीर खड़ा था। राजवीर की उम्र लगभग 27 साल, रंग गेहुआ, चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं, दिखने में बॉलीवुड हीरो। हाइट 6 फुट 1 इंच, शिवाय के एक इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार। शिवाय सोफे पर बैठा था, उसके हाथ में उसकी गन थी। शिवाय ने अपने जेब से रुमाल निकाला, गन साफ करने लगा। शिवाय ने गन साफ करते हुए राजवीर को देखा और बोला, यार तुम लोगों को कितनी बार कहा है, इसे अच्छे से साफ किया करो, क्या पता किसको मारना पड़ जाए और एक तुम हो कि इसे साफ ही नहीं करते। राजीव ने बिना किसी भाव से कहा, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। शिवाय के सामने एक 40 साल का आदमी बैठा हुआ था, जिसे रस्सियों से बांधा हुआ था, जो शिवाय को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। शिवाय ने उसे गन पॉइंट करते हुए कहा, हाँ तो बताइए बलराज साहब, उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था? बलराज ने डरते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं सर, मैं नहीं जानता। शिवाय ने अपनी गन से अपने सर पर खुजाते हुए कहा, यार यह जो तुम वफादार नौकर होते हो ना, इनसे मुझे बड़ी चिढ़ है। मर जाएंगे लेकिन सच नहीं बताएंगे। चलो वैसे भी मैंने गन अभी अभी साफ की है, तुम्हें मार ही देता हूं। इतना कहकर शिवाय ने गन बलराज के पैरों पर चला दी। बलराज की चीख निकल गई। शिवाय ने कहा, निशाना चूक गया बलराज साहब, वरना गोली सीधा पैर पर लगती। अब आप मुझे बताएंगे कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था, या मैं दोबारा निशाना लगाऊं? बलराज ने डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए उसे, बच्चा है वह, 24 साल का ही तो है। उसे नहीं पता उसने किसका एक्सीडेंट किया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, उसे माफ कर दीजिए। शिवाय ने बलराज को पॉइंट करते हुए कहा, बलराज साहब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपका गिड़गिड़ाना सुनूं और फिर आप पर गोली चला दूं, या तो मुझे उसका नाम बता दीजिए या फिर आखिरी बार राम का नाम ले लीजिए। बलराज ने डरते हुए कहा, शौर्य राजपूत। शौर्य राजपूत ही उस दिन गाड़ी चला रहे थे। मैंने उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने थोड़ी पी रखी थी, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी आपकी गाड़ी से जा टकराई। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। शिवाय ने गुस्से में कहा, हाँ जानता हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके बाद मेरा परिवार बिखर गया, उसके बाद मैं ऐसा बन गया। शौर्य राजपूत को मैं नहीं छोड़ूंगा, पाताल में से भी ढूंढ कर मार दूंगा। बलराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर मैं जा सकता हूँ। शिवाय ने राजवीर की तरफ इशारा किया और राजवीर ने बलराज के हाथ खोल दिए। बलराज डरते हुए शिवाय के मेंशन से जाने लगा। शिवाय ने पीछे से आवाज देकर कहा, बलराज साहब याद रखना, अगर मुझे पता चला कि यह इंफॉर्मेशन गलत है तो तुम्हें गोली मारते हुए मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चुकेगा। बलराज ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं सर, इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। इतना कहकर बलराज वहां से चला गया। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, राजवीर तैयारी कर लो, कल राजपूत हवेली जाएंगे शौर्य राजपूत से मिलने। अगले दिन राजपूत हवेली के सामने 4-5 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। जो नौकर राजपूत हवेली गार्डन में काम कर रहे थे उन सब का ध्यान उन गाड़ियों पर गया। गाड़ी में से सबसे पहले राजवीर उतरा और उसने एक गाड़ी का गेट खोला। उसमें से शिवाय रघुवंशी हाथ में पिस्तौल लेकर उतरा। शिवाय आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे राजवीर और राजवीर के पीछे 3-4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। शिवाय जिस एटीट्यूड और ओहदे के साथ राजपूत हवेली में एंटर कर रहा था, किसी में भी उसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। शिवाय की पर्सनैलिटी देखकर ही सब नौकर समझ गए कि यह कोई पावरफुल आदमी है। करीब 100 कदम का गार्डन पार करने के बाद शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली के मेन हॉल में आ गया। शिवाय रघुवंशी ने पूरी हवेली में नजर घुमाए और चिल्ला कर कहा, राणा साहब बाहर आइए। आवाज सुनते ही प्रताप हवेली के नौकर शिवाय रघुवंशी को देखने लगे। शिवाय रघुवंशी ने फिर से गुस्से में आवाज लगाई, राणा साहब बाहर आइए। राणा अभी तक बाहर नहीं आया।
तभी हवेली के बाहर से 17-18 साल की लड़की आई। शिवाय रघुवंशी का ध्यान उस लड़की पर गया। शिवाय की नज़र उस लड़की पर ही ठहर गई। उस लड़की की हाइट 5 फुट 4 इंच होगी, रंग दूध से भी गोरा। उस लड़की के गाल नेचुरल गुलाबी थे, उसकी मोटी मोटी आंखें, बड़ी बड़ी पलके, चेहरे पर ओवरलोड मासूमियत। लेकिन उस लड़की को देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत डरती है। उसने हल्के ग्रीन कलर का जॉर्जेट का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। लड़की ने एक नज़र शिवाय को देखा और डर के मारे पिलर के पीछे छुप गई। शिवाय ने उस लड़की को देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को, जो सारे उस लड़की को ही देख रहे थे। शिवाय ने घूरकर अपने बॉडीगार्ड को देखा, सारे बॉडीगार्ड ने उस लड़की से नजर हटा ली। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, राजवीर के अलावा कोई काम का नहीं है। शिवाय रघुवंशी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय रघुवंशी ने फिर आवाज लगाई, रणविजय सिंह राणा बाहर आइए। कहाँ छुप कर बैठ गए? रणविजय सिंह राणा बाहर आ गया। रणविजय सिंह राणा ने बाहर आकर गुस्से में कहा, बोलने की तमीज खो बैठे हो शिवाय रघुवंशी, जो अपने बाप के उम्र के आदमी को नाम लेकर बुला रहे हो। शिवाय रघुवंशी अब सोफे पर बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, बाप की उम्र का हो जाने से बाप नहीं बन जाते, अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी पड़ती है। शिवाय रघुवंशी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। रणविजय सिंह राणा शिवाय रघुवंशी के सामने बैठता हुआ बोला, राजपूत हवेली क्यों आए हो? शिवाय रघुवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूं तुम्हारे घर में एक जवान बेटी है और मेरे 2 भाई भी है जो बहुत स्मार्ट है, लेकिन मैं उनका रिश्ता लेकर नहीं आया हूं। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, तुम जैसों के घर मैं अपनी बेटी दूंगा भी नहीं। शिवाय ने पिलर के पीछे छुपी हुई लड़की को देखकर कहा, ऐसी डरपोक लड़की को शिवाय रघुवंशी लेकर भी नहीं जाएगा। मुझे तो आपका बेटा चाहिए, शौर्य राजपूत, उसे मेरे हवाले कर दो। रणविजय सिंह राणा उठकर गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा और शौर्य तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा? वह मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को तुम जैसे भेड़िए के हवाले ही करूंगा। शिवाय रघुवंशी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बेटा? मैंने तो सुना है वह शारदा और सोमदत्त राजपूत का बेटा है। तुम तो उन दोनों भाई बहन के फूफा जी हो, जिसने इन दोनों भाई बहन को पाला है। नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है तुम्हारी इस हवेली में। राणा ने गुस्से में कहा, शिवाय रघुवंशी जुबान पर लगाम लगाओ। शिवाय ने अपनी बंदूक टेबल पर रखते हुए कहा, राणा मैंने साबित कर दिया कि शौर्य तुम्हारा बेटा नहीं है, अब चुपचाप शौर्य को मेरे हवाले कर दो। राणा भी गुस्से में बोला, और अगर ना करूं तो क्या करोगे तुम? शिवाय उठा और उसने अपनी गन उठाकर हवेली के हर जलती हुई लाइट पर शूट कर दिया। घर के जितने नौकर थे सबने अपने कानों पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली। वह लड़की भी कान पर हाथ रखकर पिलर के पीछे खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। शिवाय ने सारी लाइट से शूट करने के बाद कहा, राणा ये गोली तुम्हारे सीने में भी उतर सकती थी, इसीलिए कह रहा हूं कल शाम तक शौर्य को मेरे मेंशन भेज देना, वरना अगर मैं कल हवेली आ गया तो चिता को अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। शिवाय रघुवंशी पलट कर जाने लगा तो राणा ने थोड़ा नर्म लहजे में कहा, शिवाय रघुवंशी, शौर्य इस हवेली का इकलौता वारिस है। शिवाय रुक गया और वापस आकर मुस्कुरा कर बोला, हाँ ये तो है, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इकलौता लड़का, उसे बचा कर रखो, उसे चोट नहीं आनी चाहिए, वह वंश चलाएगा। चलिए राणा, मैं आपको एक कंसेशन दे देता हूं, आपके 2 बच्चे हैं ना, दोनों में से किसी एक को रघुवंशी मेंशन भेज देना। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली से चला गया। एपिसोड 2, मुझे क्या जेल पीजी। शिवाय ने सारी लाइट से शूट करने के बाद कहा, अंडरस्कोर, राणा ये गोली तुम्हारे सीने में भी उतर सकती थी, इसीलिए कह रहा हूं कल शाम तक शौर्य को मेरे मेंशन भेज देना, वरना अगर मैं कल हवेली आ गया तो चिता को अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। शिवाय रघुवंशी पलट कर जाने लगा तो राणा ने थोड़ा नर्म लहजे में कहा, शिवाय रघुवंशी, शौर्य इस हवेली का इकलौता वारिस है। शिवाय रुक गया और वापस आकर मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्कोर, हाँ ये तो है, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इकलौता लड़का, उसे बचा कर रखो, उसे चोट नहीं आनी चाहिए, वह वंश चलाएगा। चलिए राणा, मैं आपको एक कंसेशन दे देता हूं, आपके 3 बच्चे हैं ना, तीनों में से किसी एक को रघुवंशी मेंशन भेज देना। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली से चला गया। अब आगे, शिवाय रघुवंशी अपने कमरे में खड़ा एक बड़ा सा फ्रेम को निहार रहा था, जिसमें शिवाय रघुवंशी की पूरी फैमिली थी। एक हंसता खेलता परिवार जिसे शौर्य राजपूत ने बर्बाद कर दिया। शिवाय रघुवंशी के हाथ में ड्रिंक का गिलास था और आंखों में गुस्से के साथ थोड़े से आंसू। शिवाय ने ड्रिंक की सिप लेकर कहा, अंडरस्कोर, शौर्य राजपूत, तुम्हें तो इस दुनिया से जाना होगा। तुमने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, तुम्हें तो मैं तुम्हारे परिवार के पास रहने नहीं दूंगा। तभी पीछे से राजवीर आया और बोला, सर वह लड़की भी भाग गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, विराज, विराज क्या करूं मैं तेरा? विराज के लिए कोई और लड़की होया कर दो। राजवीर ने कहा, विराज सर, किसी को अपने नजदीक ही नहीं आने देते, अपने सारे काम दीनू काका से ही कहकर करवा लेते हैं, ना किसी लड़के को, ना ही किसी लड़की को अपनी हेल्प करने देते।
शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रिया की बहन का कुछ पता चला? राजवीर ने कहा, बस इतना ही पता चला है, वह हॉस्टल से भाग गई थी। उसके बाद वह कहाँ गई, किसी को नहीं पता, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शिवाय ने गुस्से में ड्रिंक का गिलास दीवार पर फेंक कर मारा। शिवाय ने गुस्से में कहा, रिया मुझे मरते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई थी, मैं उसे भी नहीं निभा पाया। शौर्य राजपूत, तुम्हें तो मैं जीते जी नर्क दिखाऊंगा। शिवाय ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, जब तक रिया की बहन मिल नहीं जाती ढूंढते रहो। राजवीर ने कहा, सर थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास रिया की बहन की कोई फोटो भी नहीं है। हम रिया की बहन का नाम भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता वह कैसी दिखती है। शिवाय ने गुस्से में कहा, राजवीर फोटो नहीं है तो ढूंढो, रिया के घर में ढूंढो, रिया के फ्रेंड सर्कल में पूछो, लेकिन मुझे रिया की बहन ढूंढ कर दो। राजवीर ने ओके सर कहा और चला गया। अगले दिन शाम के 4 बजे शिवाय अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ मेन गेट को निहार रहा था। शिवाय रघुवंशी ने मन ही मन खुद से कहा, रणविजय सिंह राणा, तुम्हें भेजना तो पड़ेगा, वरना तुम शौर्य के साथ साथ इस दुनिया से रवाना हो जाओगे। शिवाय के हाथ में एक कॉफी का कप था। शिवाय उसे धीरे धीरे पी रहा था और गेट की तरफ देख रहा था। शिवाय ने देखा तो गेट पर एक लड़की पिंक कलर का अनारकली सूट पहने धीरे कदमों से आ रही है। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि वह वही लड़की है जो उसे देखकर पिलर के पीछे छुप गई थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वह रघुवंशी मैंशन में आते हुए कितना डर रही है। शिवाय ने कॉफी का एक सिप पीकर खुद से कहा, कमजोर बाप, लड़की को भेजा है। ओह सॉरी बाप नहीं फूफा, कमजोर फूफा। शिवाय उस लड़की को देखने लगा। शिवाय की नज़र कहीं ना कहीं उस लड़की पर टिक ही जाती थी। शिवाय ने फिर से अपने बॉडीगार्ड को देखा जो उस लड़की को ही देख रहे थे। शिवाय में मन ही मन खुद से कहा, राजवीर के अलावा कोई ढंग का नहीं है। वह लड़की गार्डन के 2-3 कदम ही चली होगी कि एक क्विट सा पप्पी जो कि बहुत छोटा था और वाइट कलर का था, उस लड़की पर भौंकने लगा। वह लड़की उस छोटे से पप्पी से भी डर गई और डरते हुए पूरे गार्डन में भागने लगी। वह पप्पी भी उस लड़की के पीछे पीछे पूरे गार्डन में भागता रहा है। यह नज़ारा शिवाय अपनी बालकनी से देख रहा था। उसकी हंसी छूट गई। शिवाय जो कॉफी पी रहा था, वह सारी कॉफी बाहर आ गई। शिवाय खुद को हंसने से रोकना चाहता था, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर शिवाय से अपनी हंसी रुकी नहीं और वह तेज तेज हंसने लगा। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय कमरे से निकलकर गार्डन में आ गया। वह लड़की अब भी पूरे गार्डन में डॉगी से बचने के लिए भाग रही थी। शिवाय ने एक नज़र फिर से अपनी बॉडीगार्ड को देखा जो हाथ बांधे गार्डन के चारों ओर खड़े थे और उस लड़की को हंसते हुए देख रहे थे। शिवाय ने घूरकर अपने बॉडीगार्ड्स को देखा तो सब बॉडीगार्ड ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, आज के बाद कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को ना देखें, वरना मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। राजवीर ने हमेशा की तरह बिना किसी इंप्रेशन के कहा, ओके सर। वह लड़की अब भी डॉगी से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। फाइनली डॉगी में उसका दुपट्टा अपने मुंह में पकड़ लिया। एक साइड से डॉगी उसका दुपट्टा खींच रहा था, दूसरी साइड से वह लड़की अपना दुपट्टा खींच रही थी। शिवाय डॉगी और उस लड़की को देखकर एंजॉय कर रहा था। उसे तो उन दोनों को देखकर बड़ा मजा आ रहा था। दुपट्टे के इतना खींचने से दुपट्टा फट गया, लेकिन ना तो डॉगी में छोड़ा और ना ही उस लड़की ने। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, एक छोटे से डॉगी से डर गई, मुझे क्या झेल पाएगी। छुई मुई सी है। छुई मुई राजपूत हवेली की रानी है। कातिलाना इसकी जवानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। शिवाय बस देखना चाहता था कि वह उस डॉगी को कैसे हैंडल करेगी, लेकिन उस लड़की को नहीं पता था वह डॉगी को कैसे हैंडल करेगी। डॉगी तो उस लड़की का दुपट्टा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फाइनली डॉगी ने उसका दुपट्टा और ज्यादा फाड़ दिया और दुपट्टा छोड़कर उसकी तरफ भागने लगा। उस लड़की ने डर के मारे दुपट्टा वही छोड़ा और भागती हुई शिवाय के पीछे आकर छुप गई। वह लड़की बुरी तरह हाफ रही थी। उसने अपना सर शिवाय के पीठ पर टिका रखा था। उस लड़की की गर्म सांसें शिवाय की पीठ पर पड़ रही थी, जिससे शिवाय की बॉडी में हलचल होने लगी। शिवाय ने खुद को कंट्रोल कर लिया। शिवाय को इस वक्त उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को छूने से शिवाय की बॉडी में सिरहंसी दौड़ गई थी। शिवाय ने गुस्से में कहा, स्टॉप ड्रैगन। ड्रैगन शांत हो गया। उस लड़की ने मन ही मन खुद से कहा, आर्या, इतने छोटे से कुत्ते का नाम ड्रैगन। शिवाय चिल्लाने से आर्या भी डर गई और वह चुपचाप शिवाय के सामने आकर खड़ी हो गई। आर्या ने एक बार भी शिवाय को आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वह इस वक्त बहुत डर रही थी। शिवाय ने आर्या को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके कहा, तो तुम्हारे सो कॉल्ड बाप ने मेरा टॉर्चर सहने के लिए तुम्हें भेजा है। आर्या ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने और ज्यादा गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा टॉर्चर सह सकती हो? सह पाओगी मेरा टॉर्चर? ठीक है, देखते हैं शौर्य राजपूत की बहन में कितनी हिम्मत है। शौर्य ने आर्या का सुलगती हुई आंखों से देखते हुए कहा, तुम तो छोटी सी छुई मुई सी हो, तुम्हें ज्यादा टफ काम नहीं दूंगा। आज तुम सबके लिए खाना बनाओ। आर्या शिवा की बात सुनकर अंदर जाने लगी।
शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने जैसे ही आर्या का हाथ पकड़ा, आर्या के रोंगटे खड़े हो गए, घबराहट के मारे उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा तो फील किया कि छुई मुई सॉफ्ट सी और नाजुक सी है, जैसे अगर वह उसे कसकर पकड़ लेगा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। शिवाय ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। शिवाय ने आर्या के हाथ की तरफ देखा तो हाथ पर उंगलियों के निशान बन गए थे। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को प्यार से पकड़ा तो छुई मुई की यह हालत है, कहीं गुस्से में पकड़ लिया तो हड्डी टूट कर हाथ में आ जाएगी। शिवाय ने फिर आर्या की तरफ देखकर गुस्सा में लेकिन धीरे से कहा, अंडरस्को किचन में जाने की जरूरत नहीं है, खाना तुम गार्डन में बनाओगी। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को समझा दो इसे खाना कैसे बनाना है। इतना कहकर शिवाय फिर से अपने कमरे में चला गया। एपिसोड 3 उठो लिटिल गर्ल। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा तो फील किया कि छुई मुई सॉफ्ट सी और नाजुक सी है, जैसे अगर वह उसे कसकर पकड़ लेगा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। शिवाय ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। शिवाय ने आर्या के हाथ की तरफ देखा तो हाथ पर उंगलियों के निशान बन गए थे। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को प्यार से पकड़ा तो छुई मुई की यह हालत है, कहीं गुस्से में पकड़ लिया तो हड्डी टूट कर हाथ में आ जाएगी। शिवाय ने फिर आर्या की तरफ देखकर गुस्सा में लेकिन धीरे से कहा, अंडरस्को किचन में जाने की जरूरत नहीं है, खाना तुम गार्डन में बनाओगी। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को समझा दो इसे खाना कैसे बनाना है। इतना कहकर शिवाय फिर से अपने कमरे में चला गया। अब आगे राजवीर ने आर्या को इशारा किया और आर्या राजवीर के पीछे पीछे चली गई। राजवीर उसे गार्डन की दूसरी तरफ ले गया, जहां सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। उन्हीं में से एक कमरे में बहुत बड़े बड़े बर्तन थे। राजवीर ने आर्या से कहा, अंडरस्को देखो इन्हीं बर्तनों में खाना बनाना है, इन्हें साफ कर लो और गार्डन में एक चूल्हा बना लो, उसी में तुम्हें 50 लोगों का खाना बनाना है। इस मिशन में टोटल 20 बॉडीगार्ड है और 30 नौकर। सबका खाना तुम्हें बनाना है, समझ गई? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और 3 घंटे में खाना बन जाना चाहिए, वरना तुम सर का गुस्सा नहीं जानती। सर अभी तुमसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर पलट कर जाने लगा। राजवीर 4 ही कदम चला था कि वापस आकर आर्या की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? आर्या ने राजवीर की तरफ एक नजर देखा और ना में गर्दन हिला दी। राजवीर ने अपने फोन से एक वीडियो निकाली और आर्या को दिखाते हुए कहा, अंडरस्को ये देखो इस वीडियो में जैसे बोला है वैसे ही तुम खाना बना देना। आर्या ने 20-25 मिनट तक वीडियो देखी और तब तक राजवीर हाथ बांधे बिना किसी इमोशन के खड़ा रहा। राजवीर ने कहा, अंडरस्को समझ गई। आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर वहां से चला गया। आर्या ने बर्तनों को देखकर मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को आरू घर में 30 नौकर और 20 बॉडीगार्ड है, लेकिन खाना तुझे ही बनाना है, वह भी 50 लोगों का। चल लग जा काम पर। आर्या ने वह बड़े बड़े बर्तन जैसे तैसे खींचकर उठाकर सरका कर गार्डन तक लेकर आई। सारे बर्तन गंदे थे। आरू ने वो सारे बर्तन साफ किए। बर्तन साफ करते हुए जो आर्या की हालत थी, उस हालत को देखकर किसी को भी आरू पर प्यार आ जाएगा। शिवाय रघुवंशी बालकनी में खड़ा हुआ आर्या को देख रहा था। आर्या को देखकर शिवाय के दिल में बिल्कुल भी तरस पैदा नहीं हुआ, बल्कि वह तो सोच रहा था कि यह छुई मुई टास्क कंप्लीट कैसे करेगी। आर्या ने सारे बर्तन साफ करके एक साइड में रखे और ईंट का चूल्हा बना दिया। खाना बनाने में जिस जिस सामान की जरूरत थी, राजवीर ने नौकरों से कहकर सारा सामान गार्डन में रखवा दिया था। आर्या ने फिर सब्जी उठाए और उसे काटना शुरू किया। सब्जी काटते हुए आर्या के हाथ में बहुत सारे कट लग गए, लेकिन वो रुकी नहीं, बस वो किसी तरह खाना बनाने लगी। शिवाय उसे बालकनी से देख रहा था। शिवाय के मन में उसके लिए थोड़ा भी प्यार नहीं पनपा, बल्कि उसे देखकर शिवाय को हंसी आ रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को देखता हूं ये छुई मुई तब तक टिकती है। आर्या ने जैसे तैसे चूल्हा जलाया। आर्या से चूल्हा जल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वह चूल्हे में कभी फूंक मारती, कभी हवा करती, पर उसने चूल्हा जला दिया। आर्या के आंखों से धुएं की वजह से पानी आने लगा। बड़े बड़े भिगोने जो उससे अकेली से उठ भी नहीं रहे थे, उसने जैसे तैसे करके चूल्हे पर रखा। आर्या ने भिगोने में तेल डाला। थोड़ी देर बाद आर्या ने तेल गर्म होने का वेट किया और एक कटोरी प्याज उसमें डाल दी। प्याज डालने से भिगोने में चरचर की आवाज आई तो आर्या डर गई और वह भिगोने से 10-12 कदम पीछे हट गई। शिवाय उसे बालकनी से देख रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी हंसी छूट गई। करीब 3 घंटा स्ट्रगल करने के बाद आर्या ने खाना बना दिया। आर्या को उस वक्त कोई भी देखता तो उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार करता, क्योंकि आर्या बुरी तरह थक गई थी। चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। शरीर का जो हिस्सा दिख रहा था, उस पर हल्के हल्के काले निशान साफ नजर आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। आर्या को देखकर साफ नजर आ रहा था कि अगर उसने 10-15 मिनट काम और किया तो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाएगी। लेकिन वह जैसे तैसे अब भी होश में काम कर रही थी। आर्या ने काम करके राजवीर की तरफ देखा। राजवीर देख रहा था कि आर्या पिछले 3-3.5 घंटे से कितनी मेहनत करके खाना बना रही थी।
राजवीर ने कहा, अंडरस्को, थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर लो। आर्या ने बहुत मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाए और गार्डन में पड़े हुए बेंच पर बैठ गई। आर्या बुरी तरह थकी हुई थी, इसीलिए बैठते ही 2-3 सेकंड में सो गई। शिवाय रघुवंशी पिछले 4 घंटे से आर्या को बालकनी से देख रहा था। शिवाय बालकनी से नीचे उतर कर आया, उसने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को, उठाओ इसे। राजवीर ने आज तक शिवाय का कोई भी ऑर्डर मना नहीं किया था, लेकिन आज उसका मन था कि वह कह दे कि सर आर्या को सोने दीजिए, वह पिछले 4 घंटे से बहुत मेहनत कर रही है। राजवीर हाथ बांधे खड़ा रहा। शिवाय ने फिर थोड़ा गुस्से में कहा, अंडरस्को, राजवीर सुनना बंद हो गया है, उठाओ इस छुई मुई को। राजीव उस बेंच पर आया जहां आर्या सो रही थी। आर्या सोते हुए कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी, कोई भी उसे देख ले तो उसकी हिम्मत ना हो उसे जगाने की, बल्कि उसे बड़े प्यार से गोद में उठाकर बेड पर लेटा दे, ताकि वो बेड पर आराम से सो सकें। राजवीर ने अपने मोबाइल में कुछ चेक किया और फिर हिम्मत करते हुए आर्या के पैरों पर हाथ लगाकर बोला, अंडरस्को, आर्या उठो, उठो आर्या, उठो, देखो सर तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन आर्या तो गधे घोड़े बेचकर सोई थी, वह उठ ही नहीं रही थी। राजवीर एक बार शिवाय को देखता और फिर उसे उठाने की कोशिश करता। राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्को, लिटिल गर्ल उठो, लिटिल गर्ल, उठो। लेकिन आर्या तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, अगर राजवीर तुम इसे इतनी प्यार से जगाओगे तो पूरी रात इसे जगा नहीं सकते। शिवाय आर्या के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर उठाते हुए बोला, अंडरस्को, ए सुनो, उठो, जंग लड़कर नहीं आए हो जो इतना सो रही हो। आर्या ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और पप्पी सा फेस बनाकर शिवाय को देखा, जैसे कह रही हो प्लीज सोने दीजिए। शिवाय ने अपनी सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडरस्को, कहा ना उठो। आर्या बेंच से खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, खाना बना दिया, इसे सर्व कौन करेगा? तुम्हारा सो कॉल्ड बाप रणविजय सिंह राणा। जल्दी से सबको खाना सर्व करो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाए और खाना सर्व करने की तैयारी करने लगी। घर के सारे नौकर और सारे बाउंसर गार्डन में चेयर टेबल पर बैठ गए थे। आर्या धीरे धीरे सबको खाना सर्व कर रही थी। आर्या ने पहली बार खाना बनाया था तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना था, आर्या से बस एवरेज खाना बना था। राजवीर भी एक प्लेट में खाना लेकर खा रहा था। सब बैठकर खा रहे थे, लेकिन राजवीर खड़ा होकर खा रहा था। राजवीर ने जैसा ही पहला बाइट खाया, वह समझ गया कि आर्या को खाना बनाना नहीं आता। राजवीर ने बाउंसर को देखा तो सब मुंह बना बना कर खा रहे थे। राजवीर ने एक बार सारे नौकर और सारे बाउंसर को आंखें दिखाई तो सब चुपचाप खाना खाने। किसी भी बॉडीगार्ड या नौकर ने खाने में कोई कमी नहीं निकाली और सब बिना किसी शिकायत के खाना खा रहे थे। लेकिन 2 बॉडीगार्ड थे जिन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी नज़र बस आर्या पर ही थी। उन 2 बॉडीगार्ड में से एक ने कहा, अंडरस्को, लड़की नमक लेकर आओ, इसमें नमक कम है। राजवीर ने उसे सुलगती हुई आंखों से देखा, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। आर्या नमक की डब्बी लेकर उस बॉडीगार्ड के पास गई। उस बॉडीगार्ड ने इशारों में कहा, अंडरस्को, इसमें डाल दो। आर्या हल्का हल्का नमक कटोरी में डालने लगी तो उस बॉडीगार्ड की नीयत खराब हो गई और उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या एकदम से डर गई। आर्या अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। दूसरी बॉडीगार्ड ने कहा, अंडरस्को, छोड़ दे, सर ने राजवीर को वार्न किया है कि अगर कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे, छोड़ दे इसे, रात को देखेंगे। उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। एपिसोड 4, तुम्हारी एज के हिसाब से मैं तुमसे कुछ ज्यादा बड़ा हूं। किसी भी बॉडीगार्ड या नौकर ने खाने में कोई कमी नहीं निकाली और सब बिना किसी शिकायत के खाना खा रहे थे। लेकिन 2 बॉडीगार्ड थे जिन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उनकी नज़र बस आर्या पर ही थी। उन 2 बॉडीगार्ड में से एक ने कहा, अंडरस्को, लड़की नमक लेकर आओ, इसमें नमक कम है। राजवीर ने उसे सुलगती हुई आंखों से देखा, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। आर्या नमक की डब्बी लेकर उस बॉडीगार्ड के पास गई। उस बॉडीगार्ड ने इशारों में कहा, अंडरस्को, इसमें डाल दो। आर्या हल्का हल्का नमक कटोरी में डालने लगी तो उस बॉडीगार्ड की नीयत खराब हो गई और उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या एकदम से डर गई। आर्या अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। दूसरी बॉडीगार्ड ने कहा, अंडरस्को, छोड़ दे, सर ने राजवीर को वार्न किया है कि अगर कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे, छोड़ दे इसे, रात को देखेंगे। उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। अब आगे। आर्या का हाथ जब बॉडीगार्ड ने पकड़ा तो राजवीर ने नहीं देखा, क्योंकि राजवीर का फोन वाइब्रेट हो रहा था। वह अपना फोन लेकर गार्डन की दूसरी साइड चला गया। सबको खाना सर्व करने के बाद आर्या साइड में खड़ी हो गई। शिवाय, जो किसी से फोन पर बातें करते हुए गार्डन में चक्कर लगा रहा था, फोन कट करने के बाद उसकी नजर आर्या पर गई। शिवाय आर्या के सामने आकर खड़ा हो गया। शिवाय आर्या को गुस्से से देख रहा था। आर्या ने एक नजर शिवाय को देखा, फिर चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी रही।
शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अब मुझे भी सर्व कर दो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना वही ले आना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक प्लेट ली और उसमें खाना सर्व कर दिया। आर्या जैसे ही मेंशन के अंदर जाने लगी, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, लिटिल गर्ल रुको, मेरे पास आओ। आर्या खाने की प्लेट लेकर राजवीर के पास चली गई। राजवीर ने सब्जी में थोड़ा सा नमक ऐड किया, रायता में थोड़ी प्याज काट कर डाली, सलाद में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया। राजवीर ने फिर बिना किसी इमोशंस के कहा, लिटिल गर्ल अब जाओ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और मेंशन के अंदर चली। आर्या को नहीं पता था शिवाय रघुवंशी का कमरा कौन सा है। मेंशन बहुत बड़ा था। आर्या हॉल में खड़ी होकर बस मेंशन को ही देख रही थी। राजपूत हवेली से 5 गुना बड़ा था रघुवंशी मेंशन। आर्या मन ही मन सोच रही थी कि शिवाय रघुवंशी का कमरा कौन सा होगा। तभी उसके कानों में जोरदार आवाज पड़ी, ए छुई मुई, यहाँ खड़ा हूं मैं, यहाँ है मेरा कमरा। आर्या ने फिर से पूरे मेंशन में नजर घुमाई तो उसे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ शिवाय रघुवंशी दिखाई दिया। आर्या ने सीढ़ियां ढूंढने लगी। उसे तो हॉल में कहीं भी सीढ़ियां नजर नहीं आ रही थी। शिवाय ने ऊपर से कहा, सीढ़ियां बैक साइड में है, यहाँ लिफ्ट है, वह देखो उस तरफ, लिफ्ट में जाओ और फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्लेट लेकर लिफ्ट की तरफ चली गई। आर्या ने लिफ्ट में जाकर बटन प्रेस किया और शिवाय की कमरे की तरफ चली गई। आर्या ने जैसे ही शिवाय की कमरे में पैर रखा, उसकी नज़र कमरे में ही ठहर गई। कमरा बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर, हर चीज तरीके से रखी हुई थी। पूरे कमरे में नेवी ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से पेंट किया हुआ था जो बहुत ही डिसेंट लुक दे रहा था। आर्या तो बहुत देर तक कमरा ही देखती रही। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अगर मेरे कमरे को नजर लगा दी हो तो मुझे खाना दे दो। आर्या ने पलट कर देखा तो शिवाय रघुवंशी उसके पीछे ही खड़ा था। आर्या शिवाय को देखने लगी तो शिवाय ने फिर कहा, माना मैं बहुत हैंडसम हूँ, अपने खानदान में सबसे ज्यादा हैंडसम। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे ऐसे घूर कर देखोगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी एज के हिसाब से मैं तुमसे कुछ ज्यादा बड़ा हूँ? तुम्हें देखकर लगता है तुम 17 या 18 साल की होगी और मैं 26 साल का होने वाला हूँ, तो मैं तुमसे 6-7 साल बड़ा हुआ। आर्या तो बस शिवाय को बिना किसी इंप्रेशन के देख रही थी। शिवाय ने कहा, मुझे देखना हो गया हो तो खाना टेबल पर रख दो। आर्या ने टेबल पर खाना रख दिया और जाने लगी। शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें जाने के लिए कहा है? नहीं ना, चुपचाप खड़ी रहो जब तक मैं खाना नहीं खाता। शिवाय खाना खाने लगा। शिवाय खाना खाते ही समझ गया कि आर्या ने पहली बार खाना बनाया है, लेकिन पहली बार भी काफी हद तक अच्छा बनाया है। शिवाय खाना खाता रहा और आर्या चुपचाप उसके पास खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, मेरे लिए पानी लेकर आओ। आर्या नीचे गई और शिवाय के लिए गार्डन में से पानी लेकर आई क्योंकि उसे इतने बड़े मिशन में पता ही नहीं था किचन कहाँ है। आर्या ने पानी का गिलास शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय की नजर आर्या की कलाई पर गई, जिस पर उंगलियों के निशान थे। शिवाय ने पानी का गिलास पकड़ा और आर्या से कहा, अपने दोनों हाथ आगे करो। आर्या ने किसी मासूम से बच्चे की तरह अपनी दोनों हथेलियां शिवाय के सामने कर दी। आर्या इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि किसी को भी प्यार हो जाए, लेकिन यहाँ बात शिवाय की थी। शिवाय ने नोटिस किया कि आर्या के दोनों हाथों पर उंगलियों के निशान हैं। शिवाय को याद आया कि उसने तो छुई मुई का लेफ्ट हाथ पकड़ा था, तो राइट हाथ पर किसके उंगलियों के निशान हैं। शिवाय ने मन ही मन गुस्से में खुद से कहा, इस मिशन में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस लड़की का हाथ पकड़ ले। शिवाय ने आर्या से कहा, जाओ यहाँ से गार्डन को साफ करो। आर्या शिवाय की बात सुनकर चुपचाप गार्डन में आ गई। आर्या गार्डन को साफ करने लगी। बहुत सारे नौकर खाना खाकर जा चुके थे और कुछ बॉडीगार्ड भी जा चुके थे। जिन 2 बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ पकड़ा था, वह 2 बॉडीगार्ड गार्डन में ही खड़े थे, जो आर्या को काम करते हुए देख रहे थे और आपस में बात कर कर हंस रहे थे। शिवाय अपनी बालकनी से दोनों बॉडीगार्ड को देख रहा था और आर्या को भी। शिवाय ने एक नज़र राजवीर को देखा जो आर्या के सामने ही हाथ बांधे खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र आर्या पर नहीं थी। शिवाय ने उन दोनों बॉडीगार्ड को घूर कर देखा, लेकिन उन दोनों बॉडीगार्ड का ध्यान तो बस आर्या को काम करते हुए देखने में था। आर्या का सूट काम करते करते गीला हो गया था, जिसकी वजह से सूट उसकी बॉडी पर चिपक गया था। आर्या काम करती करती थक गई थी, लेकिन थकने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। इनफैक्टिव उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आ रही थी। एक सेकंड के लिए तो शिवाय की नज़र भी आर्या पर ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने फोन से राजवीर को फोन किया और बोला, उन दोनों बॉडीगार्ड को गोली मार दो। राजवीर ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और अपनी गन निकालकर उन दोनों बॉडीगार्ड के पैर पर शूट कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आर्या डर गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था जो सीधा उसके पैर पर गिरा, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। आर्या बिना किसी इमोशन के अपने पैर को देखने लगी और रब करने लगी। शिवाय ने राजवीर को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, यह अपनी अच्छाइयों से बाज नहीं आएगा। शिवाय का फोन अब भी राजवीर के ब्लूटूथ से कनेक्ट था।
शिवाय ने कहा, अंडरस्कोर, मैंने तुम्हें गोली मारने के लिए कहा था। राजवीर ने भी बिना किसी इमोशंस के कहा, सर मैंने आपको ऑर्डर फॉलो किया है, दोनों को गोली मार दी। शिवाय ने फिर मुस्कुरा कर कहा, मैंने जान से मारने के लिए कहा था। राजवीर ने बिना किसी इमोशन के कहा, अंडरस्कोर, सर आपने बस गोली चलाने के लिए कहा था। शिवाय ने मुस्कुरा कर फिर कहा, अंडरस्कोर, राजवीर तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम बातों में ही फंसा देते हो। खैर छोड़ो, दोनों बॉडीगार्ड को उठाकर मेंशन के बाहर फेंक दो, सबको बोल दो किसी ने भी इस लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो सबकी यही हालत होगी। रात के करीब 1 बजे बज गया। आर्या का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आर्या वह सारे बड़े बड़े बर्तन फिर से धोए, सारे गार्डन की सफाई की। सब अंदर जाकर सो चुके थे लेकिन राजवीर अब भी गार्डन में आर्या को काम करते हुए देख रहा था। एपिसोड 5 छुई मुई को देखकर पिघल तो नहीं गया। शिवाय ने फिर मुस्कुरा कर कहा, मैंने जान से मारने के लिए कहा था। राजवीर ने बिना किसी इमोशन के कहा, अंडरस्कोर, सर आपने बस गोली चलाने के लिए कहा था। शिवाय ने मुस्कुरा कर फिर कहा, अंडरस्कोर, राजवीर तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम बातों में ही फंसा देते हो। खैर छोड़ो, दोनों बॉडीगार्ड को उठाकर मेंशन के बाहर फेंक दो, सबको बोल दो किसी ने भी इस लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो सबकी यही हालत होगी। रात के करीब 1 बजे बज गया। आर्या का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आर्या वह सारे बड़े बड़े बर्तन फिर से धोए, सारे गार्डन की सफाई की। सब अंदर जाकर सो चुके थे लेकिन राजवीर अब भी गार्डन में आर्या को काम करते हुए देख रहा था। अब आगे, राजपूत हवेली। 20-21 साल की लड़की हॉल में आवाज लगा रही थी, आर्या, आर्या कहाँ गई तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मेरे पास आओ। आज पूरे दिन में एक बार भी मेरे पास नहीं आए, अब क्या मेरी याद नहीं आती? क्या मेरे पास बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जहां कहीं भी हो मेरे पास आओ। बहुत हुआ लुक्का चुप्पी का गेम। तभी एक फीमेल नौकर ने उस लड़की को पकड़कर कहा, दृष्टि, मैडम आराम से, आपको लग जाएगी, यहां आकर बैठ जाए। दृष्टि में नौकर का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। दृष्टि ने नौकर से कहा, अंडरस्कोर, सुबह से आर्या की प्रेजेंस फील नहीं की, उसे बुला दो, कह देना उसकी दृष्टि दी बुला रही है। जाओ एक बार देख लो, मेरा मासूम सा बच्चा मुझसे नाराज तो नहीं है। वह नौकर कुछ बोलता उससे पहले ही वहां बलराज आ गया। बलराज ने दृष्टि के सामने बैठते हुए कहा, अंडरस्कोर, दृष्टि, आर्या यहाँ नहीं है। दृष्टि ने आवाज सुनकर कहा, अंडरस्कोर, बलराज अंकल, आप यहीं बैठे हैं मेरे सामने। बलराज ने कहा, अंडरस्कोर, हाँ दृष्टि, बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठा हूँ। दृष्टि ने कहा, अंकल आज सुबह से आर्या से मिली नहीं हूँ, कहाँ गई है वो? बलराज ने कहा, अंडरस्कोर, वह बड़े मालिक रणविजय सिंह राणा के साथ फार्म हाउस गई है। दृष्टि ने कहा, अच्छा तो आर्या यहाँ नहीं है, तभी मैं कहूँ सुबह से उसे आवाज दे रही हूँ और वह मेरी बात सुन ही नहीं रही। रघुवंशी मेंशन। फाइनली 1 बजे तक आर्या ने सारे बर्तन साफ कर दिए और सारा गार्डन भी अच्छे से साफ कर दिया। आर्या को देखकर लग रहा था कि वह कितनी बुरी तरह थक चुकी है। आर्या ने सारा काम करके राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने कहा, अंडरस्कोर, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आर्या ने सवाल भरी नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो कहाँ पर सोना है। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय वहां आ गया। शिवाय ने कहा, अंडरस्कोर, तुम्हें सोना नहीं है, चुपचाप उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाओ और पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहना, अगर तुम सो गई तो मैं शौर्य को नहीं छोड़ूंगा। शिवाय की बात सुनकर आर्या डर गई और चुपचाप जाकर पेड़ के पास खड़ी हो गई। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आर्या को ठंड लग रही थी। काम करने की वजह से उसका सूट भी पूरी तरह गीला हो गया था, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ी रही। राजवीर शिवाय को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन राजवीर पर शिवाय के बहुत एहसान थे, जिसकी वजह से वह कभी शिवाय से कुछ नहीं कहता था। बिना सोचे बिना समझे बस शिवाय का ऑर्डर फॉलो करता था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्कोर, जाकर तुम भी सो जाओ। राजवीर बिना किसी मोशन के शिवाय को गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। शिवाय करीब 1 घंटे तक आर्या को देखता रहा। आर्या शिवाय से काफी दूर खड़ी थी। थकान की वजह से आर्या से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह बार बार आंखें बंद करती और खोलती, फिर आंखें बंद करती और फिर खोल देती, लेकिन वह बैठी नहीं, बस खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्कोर, पता नहीं इस छुई मुई ने दोपहर से कुछ खाया भी है या नहीं, मैंने तो इसे खाना खाते हुए देखा नहीं। शिवाय ने कुछ देर और आर्या को देखा और फिर मेंशन के अंदर आ गया। शिवाय अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार आर्या पर ही जा रहा था। फाइनली शिवाय ने बालकनी में जाकर देखा तो आर्या अब भी पेड़ के नीचे सिकुड़कर खड़ी हुई थी। आर्या को देखकर लग रहा था कि उसे इस वक्त कितनी ठंड लग रही है, लेकिन वह बिना किसी इमोशंस के चुपचाप खड़ी थी। शिवाय की नजर फिर से आर्या पर ही टिक गई। शिवाय आर्या को ही देखता रहा और फिर मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्कोर, कभी कभी तो मुझे ये राजवीर की बहन लगती है, बिना इमोशन के चुपचाप खड़ी है। दोपहर से इतना काम किया है इसमें, लेकिन ना तो रोई, ना चीखी, ना चिल्लाई, चुपचाप किसी गुलाम की तरह काम करती रही।
शिवाय ने फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 2 बजे बज रहे थे। शिवाय ने राजवीर को फोन करने की सोची, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने कहा, राजवीर सो गया होगा, सुबह से लेकर रात तक मेरे पीछे खड़ा रहता है, थक जाता है, मैं खुद ही इस लड़की के लिए खाना ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद शिवाय किचन में गया और उसने थोड़े से नूडल बनाए। शिवाय ने नूडल एक बाउल में सर्व, फिर मेंशन से बाहर गार्डन में जाने लगा। तभी शिवाय के दिमाग ने कहा, ये तू क्या कर रहा है? शौर्य की बहन की केयर कर रहा है। कहीं तू उस छुई मुई को देखकर पिघल तो नहीं गया? कहीं तू अपना बदला तो नहीं भूल गया? तू भूल गया एक्सीडेंट में तेरे कितने ही परिवार वाले मर गए थे? अपने दिमाग की बात सुनकर शिवाय रुक गया और वापस जाने लगा। तभी उसके दिल से आवाज आए, 4 बजे से काम कर रही है, भूखी होगी, कब से ठंड में खड़ी है, दुश्मनी अपनी जगह है और एक लड़की की हेल्प करना अपनी जगह। एक्सीडेंट तो शौर्य राजपूत ने किया था ना, तो फिर इस छुई मुई को किस बात की पनिशमेंट? अपने दिल की बात सुनकर शिवाय फिर से गार्डन में जाने लगा। तो उसके दिमाग ने कहा, अपने दिल की मत सुन, दिल की वो लोग सुनते हैं जो कमजोर होते हैं। तो कमजोर नहीं है, तू एक बिजनेसमैन है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके साथ डील करने के लिए वर्ल्ड का हर बिजनेसमैन तरसता है, और तू उसके लिए नूडल बनाकर ले जा रहा है। शिवाय फिर से अंदर आने लगा। तो उसके दिल ने कहा, अपने दिमाग की मत सुन, बिना खाए मर गई तो तू अपने चाचू को क्या जवाब देगा? जब चाचू को पता चलेगा कि तूने शौर्य की बहन को ठंड में खड़ा करके मार दिया, वह तो तेरा जीना हराम ही कर देंगे। तू जानता है ना, तू चाचू के जितना करीब है, उतना ही चाचू तुझ पर गुस्सा भी करते हैं। शिवाय को गुस्सा आने लगा और उसने एकदम चिल्लाकर खुद से कहा, बस करो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं जा रहा हूं बाहर उसे नूडल खिलाने। शिवाय बाउल लेकर बाहर आ गया तो आर्या अब भी पेड़ के नीचे खड़ी हुई ठंड से कांप रही थी। शिवाय ने उसे नूडल देते हुए कहा, ये लो खा लो। आर्या ने अपने कांपते हाथों से बाउल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे बाउल पकड़ा नहीं गया और बाउल नीचे गिर के टूट गया। ये देखकर शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने आर्या के बाल पकड़ते हुए कहा, तुम खाना डिजर्व ही नहीं करती। मैं शिवाय रघुवंशी, जो पानी भी खुद लेकर नहीं पीता, तुम्हारे लिए नूडल बनाकर लाया और तुमने क्या किया? तुमसे नूडल पकड़े भी नहीं गए, अब खड़ी रहो भूखी प्यासी। शिवाय ने झटके से आर्या के बाल छोड़ दिए और आर्या जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। आर्या बुरी तरह कांप रही थी। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा और फिर गुस्से से मेंशन के अंदर चला गया। शिवाय गुस्से से अपने कमरे की तरफ जा रहा था और खुद में ही बड़बड़ा रहा था, पता नहीं शौर्य राजपूत की बहन अपने आप को समझती क्या है, नूडल तक नहीं पकड़े गए उससे। मैंने इतनी मेहनत से उसके लिए नूडल बनाए थे और उस पागल लड़की ने सारे नीचे गिरा दिए। जब उसे खुद ही खाने की कदर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? रहे भूखी, 2 दिन टॉर्चर करूंगा। शौर्य राजपूत भागता हुआ रघुवंशी मेंशन आएगा। शिवाय अपने कमरे में आ चुका था। उसने लैपटॉप पर थोड़ा सा काम किया और फिर बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या पेड़ से टेक लगाकर सो गई थी। आर्या ने ठंड की वजह से अपने फटे हुए दुपट्टे से ही खुद को कवर कर लिया था। एपिसोड 6 भरकर ऐश करना उसके साथ। आर्या बुरी तरह कांप रही थी। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा और फिर गुस्से से मेंशन के अंदर चला गया। शिवाय गुस्से से अपने कमरे की तरफ जा रहा था और खुद में ही बड़बड़ा रहा था, पता नहीं शौर्य राजपूत की बहन अपने आप को समझती क्या है, नूडल तक नहीं पकड़े गए उससे। मैंने इतनी मेहनत से उसके लिए नूडल बनाए थे और उस पागल लड़की ने सारे नीचे गिरा दिए। जब उसे खुद ही खाने की कदर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? रहे भूखी, 2 दिन टॉर्चर करूंगा। शौर्य राजपूत भागता हुआ रघुवंशी मेंशन आएगा। शिवाय अपने कमरे में आ चुका था। उसने लैपटॉप पर थोड़ा सा काम किया और फिर बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या पेड़ से टेक लगाकर सो गई थी। आर्या ने ठंड की वजह से अपने फटे हुए दुपट्टे से ही खुद को कवर कर लिया था। अब आगे रघुवंशी मेंशन के सारे नौकर, सारे बॉडीगार्ड आर्या को ही देख रहे थे। राजवीर जब गार्डन में आया तो उसने देखा कि सारे नौकर और बॉडीगार्ड झुंड लगाकर आर्या को भी देख रहे हैं, तो राजवीर ने सबसे पहले सभी नौकरों को अपने काम पर वापस भेजा। राजवीर ने आर्या का चेहरा देखा तो वो ठंड की वजह से सफेद पड़ गया था। आर्या नींद में भी कपकपा रही थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्या की हेल्प कैसे करें। राजवीर को आर्या की ऐसी हालत देखकर बुरा लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्या ने एक ही दिन में राजवीर के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। राजवीर अपनी सोच में ही डूबा था, तभी आर्या के ऊपर बहुत सारा पानी गिरा। राजवीर ने पलट कर देखा तो शिवाय पानी का पाइप लेकर आर्या के मुंह पर डाल रहा था। अपने मुंह पर इतना सारा पानी लगने से आर्या हड़बड़ाकर उठ गई। आर्या के उठते ही शिवाय ने पाइप साइड में फेंका और बहुत आराम से कहा, मल्लिका राजपूत हवेली, अगर आपकी नींद खुल गई हो तो सबके लिए खाना बना दो। आर्या को देखकर लग रहा था कि वह कितनी थकी हुई है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। आर्या बिना किसी इमोशंस के उठ गई और अपनी आंखें साफ करके हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या फिर से अपने काम पर लग गई। राजवीर को इस वक्त आर्या पर बहुत तरस आ रहा था। राजवीर कितने ही सालों से शिवाय रघुवंशी के साथ काम कर रहा था,
लेकिन उसने आज तक किसी के लिए तरस नहीं खाया था। आर्या पहली लड़की थी जिसे देखकर राजवीर को शिवाय का डिसीजन गलत लग रहा था। सलाह देने का हक शिवाय रघुवंशी ने राजवीर को कभी दिया ही नहीं था। शिवाय अपनी कॉफी लेकर गार्डन में बैठ गया और आर्या को निहारने लगा। आर्या फिर से बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। राजवीर शिवाय के पीछे ही खड़ा था। शिवाय ने कहा, राजवीर, इस लड़की के जितनी भी वीडियो बनाई है वह सारी शौर्य राजपूत को भेज दो, मुझे नहीं लगता ये लड़की आज टिक पाएगी। राजवीर ने कहा, ओके सर। राजवीर ने अपना फोन निकाला और उसमें आर्या की जितनी भी वीडियो थी जिसमें वह खाना बना रही थी वह सारी वीडियो शौर्य को भेज दी। आर्या ने फिर से सबके लिए खाना बनाया, फिर सबको खाना परोसा। फाइनली सारा काम करने के बाद आर्या फिर से राजवीर के सामने खड़ी हो गई। राजवीर ने कहा, थोड़ा रेस्ट कर लो। राजवीर ने एक सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां चली जाओ और वहां सो जाना। दोपहर के करीब 2 बजे बज गए थे। आर्या ने राजवीर के सामने हामे गर्दन हिलाई और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। आर्या ने जैसे ही सर्वेंट क्वार्टर खोला, आर्या को बहुत बुरी स्मेल आई। आर्या ने बिना किसी मोशन के देखा तो सर्वेंट क्वार्टर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। आर्या फिर से काम में लग गई। उसने धीरे धीरे सारा सर्वेंट क्वार्टर साफ किया। करीब 2 घंटे तक आर्या सर्वेंट क्वार्टर को ही साफ करती रही। फाइनली 4 बजे तक आर्या ने क्वार्टर को सोने लायक बना दिया। राजवीर आर्या को काम करते हुए देख रहा था। चाहते हुए भी वह आर्या की हेल्प नहीं कर सकता था। तभी एक फीमेल सर्वेंट कुछ कपड़े लेकर बाहर जाने लगी। राजवीर ने उस फीमेल सर्वेंट से पूछा, ये कपड़े किसके हैं? फीमेल सर्वेंट ने कहा, ये सारे कपड़े शिवाय सर के हैं, उन्होंने ये सब फेंकने के लिए कहा है। राजवीर ने कपड़े देखे तो काफी अच्छे थे। राजवीर ने कहा, ये कपड़े उस लड़की को दे दो, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। फीमेल सर्वेंट में हामे गर्दन हिलाए और कपड़े लेकर आर्या के पास चली गई। फीमेल सर्वेंट ने आर्या को कपड़े देते हुए कहा, ये लो कपड़े, बदल लो, राजवीर सर ने भेजे हैं। आर्या ने फीमेल सर्वेंट से कपड़े ले लिए और अपने क्वार्टर में जाकर फ्रेश हो गई। आर्या ने शिवाय की ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। शिवाय का कॉफी कलर का लोअर पहना था जो उसे फिट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उसे पहन रखा था। आर्या फ्रेश होकर सो गई। शिवाय रघुवंशी मेंशन में काम कर रहा था। तभी उसने राजवीर को देखकर कहा, छुई मुई से कहो शाम के खाने की तैयारी कर ले। राजवीर शिवाय से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने आज पहली बार आर्या के लिए शिवाय से बात करने की सोची। राजवीर ने कहा, सर कल रात भी ठीक से सोई नहीं है, खाना भी नहीं खाया। सर वो रेस्ट कर रही है, थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, खाना तो 2 घंटे बाद ही बन जाएगा। शिवाय की उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वह रुक गई। शिवाय ने मुस्कुराकर राजवीर को देखा और फिर बोला, क्या बात है, उसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और उसकी खूबसूरती का जादू तुम पर सिर चढ़कर बोलने भी लगा। कहीं उसे देखकर तुम्हारे दिल में फीलिंग तो नहीं आने लगी? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा। फिर जी भरकर ऐश करना उसके साथ। वैसे फीलिंग आए भी क्यों ना, लड़की कमाल की है, मैं भी देख रहा हूँ, खूबसूरत भी है, मासूम भी, बड़ी बड़ी पलकें, मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी गाल, पतले पतले होठ, परफेक्ट फिगर, किसी भी मॉडल को मात दे दे। सिंपल है, ओवरलोड मासूमियत, किसी का भी दिल आ जाए। शिवाय ने अनजाने में ही सही लेकिन आर्या को अच्छे से स्कैन किया हुआ था, तभी उसने आर्या की खूबसूरती को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। राजवीर ने फिर भी बिना किसी इमोशंस के कहा, नो सर, ऐसी बात नहीं है, वह तो मुझसे करीब 9 या 10 साल छोटी होगी। वह तो लिटिल गर्ल है, मेरा मतलब वह तो बहुत छोटी है, बच्ची है वो, मेरे लिए उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। शिवाय ने कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो जाकर उठाओ उसे, सबके लिए खाना बना देगी। राजवीर ने फिर हिम्मत करते हुए कहा, सर है तो लड़की ही, सबको आराम चाहिए होता है, वह भी थोड़ा रेस्ट कर रही है। शिवाय ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, राजवीर, वह राजपूत खून है, राजपूत खून इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ता। अब मुझसे बहस मत करो और जाकर उठाओ उसे, और अगर तुमसे नहीं उठाया जाता मैं जाकर उठाता हूँ। शिवाय गुस्से से सोफे से उठा और सीधा आर्या के सर्वेंट क्वार्टर में गया। आर्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। शिवाय की ब्लैक टी शर्ट में वह बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी लग रही थी। ना चाहते हुए भी शिवाय की आंखें फिर से आर्या पर टिक गई। करीब 40 सेकंड उसे जी भर के देखने के बाद शिवाय ने अपने इमोशंस चेंज किए और आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम यहाँ सोने नहीं आए हो, भूल गई अपने भाई के बदले आए हो, तो तुम्हें तो मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। आर्या मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोई थी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ गार्डन में ले आया। शिवाय ने आर्या को गार्डन में धक्का दे दिया और आर्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने गुस्से में आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, जो काम कहा जाए वह करती रहो, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही काम करती रहोगी।
समझी तुम, आज के बाद मैं तुम्हें दिन में आराम करता हुआ ना देख लूं। आर्या के हाथ में चोट आई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। एपिसोड 7 दिव्यांश दृष्टि। करीब 40 सेकंड उसे जी भर के देखने के बाद शिवाय ने अपने इमोशंस चेंज किए और आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, अंडरस्को, तुम यहाँ सोने नहीं आए हो, भूल गई अपने भाई के बदले आए हो, तो तुम्हें तो मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। आर्या मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोई थी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ गार्डन में ले आया। शिवाय ने आर्या को गार्डन में धक्का दे दिया और आर्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने गुस्से में आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्को, जो काम कहा जाए वह करती रहो, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही काम करती रहोगी। समझी तुम, आज के बाद मैं तुम्हें दिन में आराम करता हुआ ना देख लूं। आर्या के हाथ में चोट आई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। अब आगे, शिवाय ने आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्को, 2 घंटे है तुम्हारे पास, सबका खाना बन जाना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं शौर्य के साथ क्या कर दूंगा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें भेजा है ना, तो फिर सहो टॉर्चर, जब तक सहो जब तक तुम्हारा भाई गिड़गिड़ाता हुआ यहाँ ना आ जाए। आर्या उठकर अपने कपड़े झड़ना लगी और उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से शाम के खाने की तैयारी करने लगी। शिवाय को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा था शिवाय को खुद नहीं पता था। क्या इसीलिए आर्या ने आते ही राजवीर के दिल में जगह बना ली? पहली बार राजवीर ने शिवाय के सामने मुंह खोला था, वरना आज तक राजवीर ने शिवाय का कोई भी ऑर्डर मानने से इनकार नहीं किया था। इनकार तो यह ऑर्डर भी नहीं किया था, लेकिन उसने आर्या को सपोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शिवाय को गुस्सा आ रहा था। राजपूत हवेली। दृष्टि हवेली के गार्डन में बैठी हुई थी, लेकिन दृष्टि का मन बहुत बेचैन था। उसे आर्या की टेंशन हो रही थी। दृष्टि ने एक नौकर को आवाज लगाई और वह आकर दृष्टि के सामने खड़ा हो गया। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, आरू अभी तक नहीं आई। तभी रणविजय सिंह राणा की गाड़ी राजपूत हवेली के अंदर आई। दृष्टि ने गाड़ी की आवाज सुनी तो नौकर से पूछा, कौन आया है? क्या आरू आ गई? नौकर ने कहा, मैडम, राणा साहब अकेले आए हैं। अब दृष्टि की बेचैनी बढ़ने लगी। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, मैं देख नहीं सकती, इसलिए तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे बताओ मेरी आरू कहाँ है? शौर्य भी यहाँ नहीं है, प्लीज मुझे बताओ मेरी आरू कहाँ है? नौकर ने कहा, अंडरस्को, मेम साहब अभी राणा साहब घर पर है, मैं बाद में बता दूंगा। इतना कहकर वह चुपचाप अंदर चला गया। नौकर की बात सुनकर दृष्टि की बेचैनी बढ़ गई। दृष्टि को जो घबराहट हो रही थी, कहीं ना कहीं वह सच था। दृष्टि ने कल से आरू को नहीं देखा था। दृष्टि का मन बेचैन हो रहा था। दूसरी तरफ आरू रघुवंशी मैंशन में काम कर रही थी। शिवाय की नजर बस आर्या पर ही थी। शिवाय ना चाहते हुए भी आर्या को ही देख रहा था। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, इस छुई मुई पर मेरे कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। पता नहीं शिवाय के मन में क्या था। उसने स्माइल करके आवाज लगाई, ड्रैगन। ड्रैगन थोड़ी देर में वही छोटा सा व्हाइट पप्पी शिवाय के पास आ गया। शिवाय ने व्हाइट पप्पी को देखा और इशारा किया और ड्रैगन फिर से आरू के पीछे पड़ गया। आरू ड्रैगन से बचने के लिए पूरे गार्डन में भाग रही थी। शिवाय उन दोनों को देखकर तेज तेज हंस रहा था। शिवाय ने जानबूझकर ड्रैगन को आर्या के पीछे लगाया था, ताकि उसका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। फाइनली आरू भागते भागते थक रही थी, लेकिन फिर भी वह ड्रैगन से भाग रही थी। ड्रैगन ने जल्दी से आर्या की टी शर्ट पकड़ ली और वह उसकी टी शर्ट खींचने लगा। आर्या बुरी तरह हाफ रही थी। उसे ड्रैगन से डर भी लग रहा था। शिवाय तो बिना रुके बस हंसे जा रहा था। राजवीर को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह ये सब देखने के लिए मजबूर था। आर्या अपनी टी शर्ट को खींच रही थी और ड्रैगन अपनी तरफ से खींच रहा था। ड्रैगन की हाइट थोड़ी सी छोटी थी, इसीलिए वह बार बार उछलकर आर्या के हाथ पर पंजे भी मार रहा था, जिससे आर्या के हाथ पर पंजों के निशान बन गए और थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा। लेकिन शिवाय अब भी ड्रैगन और आर्या को देखकर एंजॉय कर रहा था। ड्रैगन ने आर्या की टी शर्ट को अब भी पकड़ा हुआ था। ड्रैगन आर्या की टी शर्ट खींच रहा था और आर्या भी अपनी टी शर्ट पूरी जान लगाकर खींच रही थी। इतना खींचने की वजह से टी शर्ट फट गई, जिससे आरू की गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। उसके कमर पर ड्रैगन में बहुत पंजे मार दिए थे। उसके पेट से कमर तक पंजों के निशान थे, जिससे हल्का हल्का खून भी आ रहा था, लेकिन आर्या की आंख में एक आंसू भी नहीं आया। टी शर्ट फटने से आर्या ने जैसे तैसे खुद को कवर कर लिया। उसकी टी शर्ट पेट से लेकर नीचे तक फट गई थी। शिवाय ने आर्या को ऐसे देखा तो उसकी हंसी एकदम से रुक गई। शिवाय में सारे बॉडीगार्ड पर नजर डाली तो सब गर्दन झुकाए खड़े थे। राजवीर पलट चुका था। शिवाय को कहीं ना कहीं 1 या 2% इस बात का गिल्ट हुआ। शिवाय के एंजॉयमेंट की वजह से आर्या के कपड़े फट गए। शिवाय ने धीरे से कहा, अंडरस्को, जाओ जाकर चेंज कर लो। आर्या ने अपनी टी शर्ट नीचे खींचती हुई सर्वेंट क्वार्टर चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या फिर से शिवाय की व्हाइट कलर की शर्ट पहनकर बाहर आई और फिर से अपने काम में लग गई।
शिवाय ने थोड़ी देर आर्या को देखा और फिर अपने कमरे में जाने लगा तो राजवीर ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अंडरस्को सर आपके पापा कहते थे लड़की चाहे अपनी हो या दुश्मन की इज्जत के लायक होती है। शिवाय राजवीर की बात सुनकर रुक गया और बिना पलटे हुए बोला, अंडरस्को पापा की यही अच्छाई पापा को ले डूबी, पापा की इसी अच्छाई ने पापा को मार दिया। खैर छोड़ो, पापा तो चले गए उस शौर्य राजपूत की वजह से, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? 2 दिन से देख रहा हूं इस लड़की के लिए मेरे सामने बोलने लग गए। अगले ही पल राजवीर ने अपनी गलती महसूस की और गर्दन झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। शिवाय ने मुड़कर कहा, अंडरस्को उम्मीद करता हूं राजवीर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। राजपूत हवेली। रात होने वाली थी। दृष्टि को अब अपनी घबराहट पर कंट्रोल छूटता जा रहा था। वो नौकर दोबारा दृष्टि के पास नहीं आया और दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसीलिए इस नौकर के पास जा नहीं पाए। फाइनली रात के 7 बजे दृष्टि हॉल में अकेली बैठी थी, तभी वह नौकर आकर बोला, अंडरस्को मैम। दृष्टि उस नौकर की आवाज सुनकर सोफे से उठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अंडरस्को हाँ बताओ मेरी आरू कहाँ है? उस नौकर ने कहा, अंडरस्को मैडम परसों जब आप मंदिर गई हुई थी मिस्टर रघुवंशी हवेली आए थे। उस नौकर ने जो जो उस दिन हुआ वह सब कुछ दृष्टि को बता दिया। दृष्टि की आंखों से पानी बहने लगा। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को तो फूफा जी ने आर्य को रघुवंशी मेंशन भेज दिया। नौकर ने कहा, अंडरस्को मैडम इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि आर्या रघुवंशी मेंशन है। दृष्टि ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और हवेली से बाहर आ गई। दृष्टि ने ड्राइवर से कहा, अंडरस्को ड्राइवर मुझे रघुवंशी मेंशन लेकर चलो। ड्राइवर ने भी बिना किसी सवाल जवाब के दृष्टि को गाड़ी में बैठाया और रघुवंशी मेंशन ले गया। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को मुझे रघुवंशी मेंशन के मेन गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने दृष्टि को रघुवंशी मेंशन के गेट पर छोड़ दिया। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को तुम इंतजार करो, मैं आर्या को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दृष्टि रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। दृष्टि खुद को संभालते हुए मेंशन के हॉल तक पहुंची। बाहर ड्राइवर ने किसी को फोन करके कहा, अंडरस्को सर आपका काम हो गया है, मैंने उन्हें दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया है। रघुवंशी मेंशन बहुत बड़ा था, सबका अलग अलग पोर्शन था, सबका मेन गेट अलग अलग था, लेकिन वह सारा मेंशन आपस में जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने दृष्टि को शिवाय रघुवंशी के मेंशन में नहीं बल्कि दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया था। एपिसोड 8 खुद को मुझे सौंप दो। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को मुझे रघुवंशी मेंशन के मेन गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने दृष्टि को रघुवंशी मेंशन के गेट पर छोड़ दिया। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को तुम इंतजार करो, मैं आर्या को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दृष्टि रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। दृष्टि खुद को संभालते हुए मेंशन के हॉल तक पहुंची। बाहर ड्राइवर ने किसी को फोन करके कहा, अंडरस्को सर आपका काम हो गया है, मैंने उन्हें दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया है। रघुवंशी मेंशन बहुत बड़ा था, सबका अलग अलग पोर्शन था, सबका मेन गेट अलग अलग था, लेकिन वह सारा मेंशन आपस में जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने दृष्टि को शिवाय रघुवंशी के मेंशन में नहीं बल्कि दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया था। अब आगे। दृष्टि जब मेंशन के अंदर पहुंची तो वहां एक 45 साल की मेड थी। उसने दृष्टि को देखा तो देखती ही रही। दृष्टि बहुत सुंदर थी। दृष्टि की आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उन आंखों से वह देख नहीं सकती थी। दृष्टि के सिल्की बाल जो उसकी कमर तक आते। दृष्टि के गाल एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसे थे। दृष्टि के कपड़े पहनने का सेंस बहुत डिसेंट था। दृष्टि हमेशा सूट ही पहनती थी। दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसीलिए वह कंफर्ट कपड़े पहनती थी। अपना पूरा बदन ढक कर रखती थी क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन उसे किस नजर से देख रहा है। मेड ने दृष्टि को देखा तो समझ गई कि दृष्टि देख नहीं सकती। मेड को दृष्टि पर थोड़ा प्यार भी आ रहा था। मेड उसके पास आए और बोली, अंडरस्को आप कौन हैं? आपको किससे मिलना है? दृष्टि ने मेड का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को मुझे मिस्टर रघुवंशी से मिलना है, प्लीज उनसे कहिए शौर्य की बहन दृष्टि आई है। मेड ने कहा, अंडरस्को आप यहाँ बैठ जाए, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। मेड ने दृष्टि को हॉल में पड़े सोफे पर बैठा दिया, लेकिन दृष्टि बहुत बेचैन थी। वह जैसे तैसे बस अपनी आरू से मिलना चाहती थी। मेड एक कमरे में गई। उस कमरे में दिव्यांश खड़ा था, जो खिड़की की तरफ मुंह करके फिलहाल सिगरेट पी रहा था। ऑफिस से आए हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन उसने डिनर नहीं किया था। दिव्यांश के मेंशन में बस यही एक मेड ही थी जो काम करती थी। बाकी कोई नौकर काम नहीं करता था। सब नौकर आते थे, काम करते थे और चले जाते थे, लेकिन रुकने का हक सिर्फ इसी मेड के पास था। मेड ने कहा, अंडरस्को सर नीचे कोई दृष्टि राजपूत आई है, आपसे मिलना चाहती है। दृष्टि राजपूत सुनकर दिव्यांश पलट गया। दिव्यांश रघुवंशी दिखने में बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग, डैशिंग था। शिवाय से थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी थी। दिव्यांश की भूरी आंखें उसकी पर्सनैलिटी को और बढ़ा देती थी। दिव्यांश के बाल भी हल्के हल्के भूरे थे, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी,
5 फुट 11 इंच हाइट, 25 या 26 साल उम्र। दिव्यांश शिवाय का जुड़वा भाई था, लेकिन नेचर में बिल्कुल अपोजिट। शिवाय जहां हंसता रहता था, दिव्यांश वही एंगर पर्सनैलिटी था। शिवाय गलत काम भी मुस्कुराकर करता था, लेकिन दिव्यांश हमेशा गुस्से में ही रहता था। दिव्यांश ने मेड की तरफ देखकर गुस्से में कहा, बबीता आंटी क्यों मिलना है उसको मुझसे। बबीता ने कहा, सर वह तो पता नहीं, लेकिन चेहरे पर बहुत उदासी है। दिव्यांश का मूड फिलहाल अपने कमरे से निकलने का नहीं था। दिव्यांश ने थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है तो उसे यहीं ले आओ। दिव्यांश गुस्सा तो करता था, बिना वजह गुस्सा नहीं करता था। वैसे वह नॉर्मल रहता था, लेकिन किसी ने भी दिव्यांश को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश कभी अपने चाचू और भाइयों से नहीं मिला, बस अपने मैं विला में रहता और ऑफिस जाता था। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश ना किसी पार्टी में गया, ना किसी फंक्शन में, ना कोई गैदरिंग। दिव्यांश को लोगों के बीच जाना अच्छा ही नहीं लगता था। थोड़ी देर बाद बबीता दृष्टि का हाथ पकड़कर दिव्यांश के कमरे में ले आई। दिव्यांश अब भी पलट कर खड़ा था। बबीता ने कहा, सर दृष्टि। दिव्यांश ने बिना पलटे कहा, तुम जा सकती हो। बबीता वहां से चली गई। दिव्यांश ने दृष्टि को पलटकर नहीं देखा, वह खिड़की के पास ही खड़ा रहा और सिगरेट पीता रहा। दिव्यांश ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, तो बोलो क्यों मिलना है मुझसे? क्यों आए हो रघुवंशी मैंशन? दृष्टि ने कहा, मैं दृष्टि राजपूत हूँ, शौर्य राजपूत की बहन। ये सुनते ही दिव्यांश की आंखों में खून उतर आया। उसने झटके से सिगरेट फेंक दिए और अपने पैरों से मसल दी। दिव्यांश गुस्से में पलटा और उसने दृष्टि को एक नजर देखा और तेज कदमों से उसके पास आया। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथों से दृष्टि की दोनों बाजू को पकड़ा और दीवार से लगा दिया। दृष्टि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यांश दृष्टि के बहुत करीब था। दृष्टि डर के मारे कांप रही थी और दिव्यांश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दिव्यांश की सांसें दृष्टि के होठों पर पड़ रही थी। दिव्यांश ने एक नजर दृष्टि को देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, हमारा सब कुछ बर्बाद करने के बाद क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, और अब तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें? दिव्यांश के इतना गुस्सा करने से दृष्टि तो अंदर ही अंदर सहम गई। दृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा डर से गुजर रही थी। उसे नहीं पता था दिव्यांश गुस्से में उसके साथ क्या करेगा। फिर भी दृष्टि ने हिम्मत करके अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो एक्सीडेंट मैंने किया था। शौर्य और आरू का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको जितनी भी पनिशमेंट देनी है मुझे दीजिए, मेरे भाई बहन को नहीं। उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी आरू को छोड़ दीजिए। वह बहुत छोटी है, उसे तो एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। प्लीज आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए। आप जो पनिशमेंट देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दृष्टि यह सारी बातें आंखें बंद करके ही बोल रही थी। बेशक दृष्टि देख नहीं सकती थी, लेकिन दिव्यांश के गुस्से के आगे उसकी आंख खोलने की हिम्मत ही नहीं थी। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, तो तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है रघुवंशी मैंशन में पागल लोग रहते हैं, जिन्हें इतना नहीं पता कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था? दृष्टि ने फिर कहा, मैं सच कह रही हूँ, शौर्य भैया ने एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने किया है। गाड़ी मैं चला रही थी, मुझ पर केस हो जाएगा और मेरा करियर खराब हो जाएगा, इसी वजह से शौर्य भैया ने नाम अपने ऊपर ले लिया। दिव्यांश को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दृष्टि झूठ बोल रही थी। दिव्यांश जानता था कि दृष्टि झूठ बोल रही है। दिव्यांश ने अब तक दृष्टि को छोड़ा नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दृष्टि को दर्द भी हो रहा था। दृष्टि की आंखों से आंसू भी आ रहे थे, लेकिन दृष्टि ने अपनी आंखें नहीं खोली। दृष्टि बस दिव्यांश की आवाज को सुन रही थी और उसकी सांसों की खुशबू को महसूस कर रही थी। दिव्यांश ने गुस्से से फिर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने भाई को बचाने का? बचा सकती हो अपने भाई को, झेल सकती हो मेरा टॉर्चर, झेल पाओगी मेरी पनिशमेंट। तुम्हारे भाई की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। तुम जानती भी हो हमारे परिवार के कितने लोग मरे हैं। एक्सीडेंट में बिखर गया हमारा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तुम्हारे भाई ने, और अब तुम मेरे सामने खड़ी हो अपने भाई की वकालत करने के लिए। दृष्टि तो रो रही थी। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। दृष्टि ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, मैं सच कह रही हूँ, एक्सीडेंट मैंने किया है। आप चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। दृष्टि की यह बात सुनकर दिव्यांश हंसने लगा। दिव्यांश की हंसी में एक कड़वाहट थी, दिव्यांश की हंसी में एक बेचैनी थी, दिव्यांश के हंसी में तूफान था जो दृष्टि की लाइफ में आने वाला था। दिव्यांश ने अपनी हंसी रोककर गुस्से में कहा, तो तुम झूठ बोलने से पीछे नहीं हटोगी? ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ। 5 दिन की पनिशमेंट अगर तुमने झेल ली, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे भाई को और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा।
दृष्टि की दिल में एक सुकून सा पैदा हुआ, उसे लगा कि अगर वह किसी तरह दिव्यांश की पनिशमेंट झेल लेगी तो उसके भाई बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने दृष्टि के बालों को सूंघते हुए कहा, अंडरस्कोर, ठीक है तो 5 दिन खुद को मुझे सौंप दो। ये सुनते ही सृष्टि ने हल्की सी आंखें खोली। दृष्टि इतनी हैरान थी कि एक सेकंड के लिए तो उसके शरीर से प्राण चले गए थे। वह गिरने ही वाली थी लेकिन दिव्यांश ने उसे पकड़ा हुआ था, इसलिए वह गिरी नहीं। अगर दिव्यांश ने उसे नहीं पकड़ा होता तो गिर जाती। दृष्टि ने ये तो सोचा ही नहीं कि दिव्यांश उसे ऐसी पनिशमेंट भी दे सकता है। एपिसोड 9 आर्या को निहारता। दृष्टि की दिल में एक सुकून सा पैदा हुआ, उसे लगा कि अगर वह किसी तरह दिव्यांश की पनिशमेंट झेल लेगी तो उसके भाई बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने दृष्टि के बालों को सूंघते हुए कहा, अंडरस्कोर, ठीक है तो 5 दिन खुद को मुझे सौंप दो। ये सुनते ही सृष्टि ने हल्की सी आंखें खोली। दृष्टि इतनी हैरान थी कि एक सेकंड के लिए तो उसके शरीर से प्राण चले गए थे। वह गिरने ही वाली थी लेकिन दिव्यांश ने उसे पकड़ा हुआ था, इसलिए वह गिरी नहीं। अगर दिव्यांश ने उसे नहीं पकड़ा होता तो गिर जाती। दृष्टि ने ये तो सोचा ही नहीं कि दिव्यांश उसे ऐसी पनिशमेंट भी दे सकता है। अब आगे। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडरस्कोर, क्या हुआ, पनिशमेंट नहीं झेलनी, अपने भाई बहन को नहीं बचाना, बस 5 दिन खुद को मुझे दे दो, क्या हुआ, नहीं दे सकती? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर मारूंगा, घर के काम करवाऊंगा? नहीं। तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा, तुम्हें एक जिंदा लाश बना दूंगा, तुम्हें खुद से ही नफरत हो जाएगी। तुम्हें देखकर तुम्हारा भाई पागल हो जाएगा, तिल तिल मरेगा, तड़पेगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इतना कहकर दिव्यांश ने दृष्टि को झटके से छोड़ दिया। दिव्यांश दृष्टि की साइड से पलटकर खड़ा हो गया और जोर से बोला, तुम्हारे बस की नहीं है, जाओ यहां से, हमारे और शौर्य राजपूत में बीच में आने की सोचना भी मत। हम दोनों भाई शौर्य को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, जान तो हम उसकी लेकर रहेंगे। तुम लड़की हो, तुम्हें मैं हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए कह रहा हूं, चली जाओ यहां से और पलटकर इस मैंशन की तरफ मत देखना। तुम्हारा नाजुक बदन मेरे शरीर को झेल नहीं पाएगा। दृष्टि जहां खड़ी थी वही झटके से बैठ गई। दृष्टि को इस वक्त इतना सदमा लगा था, दृष्टि ही जानती थी। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, सोच क्या रही है दृष्टि, तू तो वैसे भी अंधी है, कोई तुझे अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा? तुझे क्या लगता है दृष्टि, कोई राजकुमार आएगा तेरा हाथ थाम लेगा, अपनी आंखों से तुझे दुनिया दिखाएगा? कोई नहीं थामेगा तेरा हाथ। अगर किसी ने तरस खाकर तेरा हाथ थाम भी लिया तब भी तू उसके ऊपर बोझ ही होगी। तेरी इज्जत तेरे भाई बहन के काम आ जाएगी, आरू और शौर्य भैया बच जाएंगे। दृष्टि, बस 5 दिन की बात है, अगर तू खुद को मजबूत कर लेगी तो इस बवंडर से अपने भाई बहन को निकाल लेगी। दृष्टि ने खुद को संभाला और घबराते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, मैं तैयार हूं। ये सुनकर दिव्यांश गुस्से में पलट गया। उसने दृष्टि को देखा तो दृष्टि सिर झुकाए बैठी थी। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि ने कहा, क्या आप सच में मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे? आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? अगर आप मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे तो मैं तैयार हूं, आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, पर मेरे भाई बहन को छोड़ दीजिए। दृष्टि को ऐसी बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी और दृष्टि ने अपने अंदर वह हिम्मत इकट्ठी कर ली थी। दृष्टि को देखकर लग रहा था जैसे वह भी मर जाएगी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बिना आवाज के दृष्टि रो रही थी। दिव्यांश से गुस्से में और हैरानी से देख रहा था। दिव्यांश मन में सोच रहा था, कोई भी लड़की मर जाएगी लेकिन ऐसा काम नहीं करेगी। दिव्यांश को अब गुस्सा आने लगा क्योंकि वह दृष्टि के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन दृष्टि तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिव्यांश ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोर, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? अपनी जिद के आगे इसे अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं है। दिव्यांश ने एक बार फिर दृष्टि को डराने की सोची। दिव्यांश गुस्से में पंजों के बल दृष्टि के पास बैठ गया और उसका चेहरा अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, अंडरस्कोर, क्या कर सकती हो तुम? क्या तुम मुझे अपना दीवाना बना सकती हो? दिव्यांश के ऐसा करने से दृष्टि ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों से दिव्यांश का एक हाथ को छुड़ाकर कहा, हाँ कर सकती हूँ, जो आप कहेंगे सब करूंगी, जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। बस आप अपनी बात से मुकर मत जाना। 5 दिन बाद आप मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे, शौर्य भैया को कुछ नहीं करेंगे। दिव्यांश को लग रहा था कि दृष्टि से कुछ नहीं होगा। दृष्टि को देखकर ही लग रहा था कि वह कितनी सिंपल है, दृष्टि से ये सब होगा ही नहीं, फिर वो चुपचाप चली जाएगी। दृष्टि के लिए ये काम बहुत मुश्किल था। दृष्टि की जिंदगी में तो कोई मेल फ्रेंड भी नहीं था। दृष्टि ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी यह सब करना पड़ेगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था उसकी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा। उसे तो ठीक से पता भी नहीं था कि सिड्यूस करते कैसे हैं। शिवाय रघुवंशी मैंशन। आर्या ने रात का खाना बना दिया था। आर्या ने कल रात की तरह सबको खाना परोसा, फिर खाना लेकर शिवाय के कमरे में गई। शिवाय के हाथ जो लैपटॉप में चल रहे थे वो आर्या को देखकर रुक गए। आर्या ने खाना टेबल पर रख दिया और चुपचाप खड़ी हो गई।
शिवाय ने कहा, अंडरस्को प्लेट टेबल पर नहीं, यहाँ लेकर आओ। आर्या ने टेबल से प्लेट उठाई और शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को अब जब तक मैं खाना ना खा लूं, इस प्लेट को ऐसे ही पकड़कर खड़ी रहना। आर्या ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और प्लेट लेकर खड़ी रही। शिवाय ने लैपटॉप पर काम करते हुए करीब 1 घंटे में धीरे धीरे खाना खाया। तब तक आर्या एक ही पोजीशन में बिना किसी शिकायत के खड़ी रही। खाना खाने के बाद शिवाय ने कहा, अंडरस्को अब तुम जा सकती हो। आर्या ने प्लेट उठाई और वापस जाने लगी। वह शिवाय के कमरे से निकल पाती उससे पहले ही शिवाय ने उसे आवाज देकर रोक लिया। आर्या रुक गई। आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को उस ड्रॉर में एक दवाई पड़ी है, उसे निकाल कर लाओ। आर्या ने ड्रॉर में से ट्यूब निकालकर शिवाय को दे दी। शिवाय अपनी चेयर से खड़ा हुआ, फिर उसने आर्या से प्लेट लेकर टेबल पर रख दी। आर्या तो बिना किसी इमोशंस के चुपचाप खड़ी थी। शिवाय ने आर्या की टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर की और वह दवाएं आर्या के पेट और कमर पर लगा दी। आर्या तो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। दवाई लगाने के बाद शिवाय ने कहा, अंडरस्को अब तुम जा सकती हो। आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई, प्लेट उठाई और चली गई। करीब रात के 1 बजे शिवाय का काम खत्म हुआ। शिवाय ने अंगड़ाई ली और बालकनी में गया। शिवाय बालकनी में जाकर खड़ा ही हुआ था कि उसकी नजर आर्या पर गई, जो आज भी पेड़ के नीचे खड़ी होकर झपकी ले रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को आज तो मैंने इसे यहाँ खड़े होने के लिए नहीं कहा था, ये छुई मुई अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाती है। शिवाय कुछ मिनटों तक आर्या को निहारता रहा। शिवाय को ये तो महसूस हो गया था कि उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती, ना चाहते हुए भी वह आर्या पर जाकर ही टिक जाती है। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इस छुई मुई की मासूमियत ने राजवीर और मेरी आंखें दोनों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। दोनों ही मेरी बात मानने में नखरे करते हैं। कुछ तो है इस छुई मुई में, जो ये शिवाय रघुवंशी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पता नहीं क्यों शिवाय के दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। दिल ने कहा, अंडरस्को देख क्या रहा है, कल भी नहीं सोई और आज भी देखो कैसी खड़ी खड़ी झपकी ले रही है, जा जाकर कह दे कि सो जाएगी। दिमाग ने कहा, दिमाग से काम ले शिवाय रघुवंशी, वो शौर्य की बहन है, उसकी बहन जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया। दिल ने कहा, ऐसा मत कर यार, टॉर्चर करने की भी एक हद होती है, देख तो सही कितनी मासूम सी है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मेलोड्रामा के, बिना किसी रोने धोने के, चुपचाप तेरा ऑर्डर फॉलो करती है, उसके बस की भी नहीं है फिर भी करती है, चला जा उसे सोने के लिए तो कह दे। शिवाय ने फिर से अपने दिल और दिमाग को डांटते हुए कहा, चुप करो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। ना चाहते हुए भी शिवाय मेंशन के बाहर चला गया और आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या तो खड़ी खड़ी ही झपकी ले रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आर्या गिरने को हुई, शिवाय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एपिसोड 10। अब तो ये दिल भी बगावत पर उतर आया है। दिल ने कहा, अंडरस्को ऐसा मत कर यार, टॉर्चर करने की भी एक हद होती है, देख तो सही कितनी मासूम सी है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मेलोड्रामा के, बिना किसी रोने धोने के, चुपचाप तेरा ऑर्डर फॉलो करती है, उसके बस की भी नहीं है फिर भी करती है, चला जा उसे सोने के लिए तो कह दे। शिवाय ने फिर से अपने दिल और दिमाग को डांटते हुए कहा, चुप करो, अंडरस्को तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। ना चाहते हुए भी शिवाय मेंशन के बाहर चला गया और आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या तो खड़ी खड़ी ही झपकी ले रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आर्या गिरने को हुई, शिवाय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अब आगे, शिवाय की बॉडी में फिर से सिरहंसी दौड़ गई। आर्या के टच में कुछ तो था जिससे शिवाय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन शिवाय ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और आर्या को गोद में उठा लिया। आर्या बहुत बुरी तरह थकी हुई थी, उसे तो होश भी नहीं था वह कहाँ है। आर्या बड़े सुकून से शिवाय की बाहों में सो रही थी। शिवाय आर्या को देख रहा था, शिवाय कुछ सेकंड के लिए आर्या की खूबसूरती में खो गया था। शिवाय आर्या को देखता हुआ मेंशन के अंदर अपने कमरे में आ गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो आर्या को मेंशन क्यों ले आया। शिवाय ने आर्या को बेड पर लेटाया, तब उसे ध्यान आया कि वह तो अपने कमरे में आ गया है, लेकिन अगले ही पल आर्या का मासूम सा चेहरा देखकर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसे आज यही सोने देता हूँ। आर्या बड़ी सुकून से शिवाय के बेड पर सो रही थी। आर्या को क्या पता था कि फ्यूचर में उसे हमेशा इसी बेड पर सोना है। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा जो एक छोटे बच्चे की तरह बेसुध होकर सो रही थी। शिवाय ने मन ही मन फिर से कहा, अंडरस्को अब तो ये दिल भी बगावत पर उतर आया है, कुछ तो है इस छुई मुई में, जो मैं भी किसकी तरफ खींचा जाता हूँ। लेकिन मेरी लायरा का क्या जो अमेरिका में बैठी है। थोड़ी देर आर्या के बारे में सोचकर शिवाय मेंशन के दूसरे कमरे में चला गया और वहां सो गया। दूसरी तरफ दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह गुस्से में दृष्टि को हट कर दें, लेकिन दृष्टि तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी।
दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ से दृष्टि को उठाया और दीवार से लगाकर कहा, अगर अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही हो तो करो मुझे सेड्यूस। दिव्यांश ने यह बात इतनी गुस्से में कही थी कि दृष्टि फिर से डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दृष्टि ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा अपने बदन से उतारा और अंदाजे से अपना एक हाथ दिव्यांश के सीने पर रख दिया। अब तो दिव्यांश भी सोचने लगा, क्या ये लड़की मुझे सेड्यूस कर सकती है। दृष्टि बहुत बुरी तरह कांप रही थी और डर भी रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे वह खुद को बर्बाद कर ले पर अपने भाई और बहन को बचा कर रहेगी। उसने धीरे धीरे दिव्यांश की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। दिव्यांश उसे ही देख रहा था। दृष्टि ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अंदाजे से ही दिव्यांश की शर्ट उसके बदन से अलग कर दी। दृष्टि यह सब कितने हिम्मत करके कर रही थी, दृष्टि ही जानती थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह जिसके साथ फिजिकल होने वाली है वह दिखता कैसा है, उसकी एज क्या है। दृष्टि को तो दिव्यांश का नाम भी नहीं पता था। दृष्टि तो अपने भाई बहन के लिए खुद को उस नर्क में झोंक रही थी। दृष्टि ने दिव्यांश की शर्ट निकाल दी, फिर उसके खुले सीने पर अपने कैप्टे हाथ रख दिए और धीरे धीरे रब करने लगी। दिव्यांश अब भी हैरानी से दृष्टि को देख रहा था, क्योंकि दृष्टि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो दिव्यांश को भी गुस्सा आ गया और उसने भी मन ही मन में सोच लिया कि अगर दृष्टि ने मुझे सच में सेड्यूस कर दिया तो आज इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। करीब 20-25 सेकंड दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर अपने हाथ फेरती ही रही और दिव्यांश की बॉडी रिएक्ट करने लगी। दिव्यांश को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिर्फ 25 सेकंड छूने से ही दिव्यांश बहकने लगा था। दिव्यांश ने गुस्से में दृष्टि के बालों को पीछे से पकड़कर उसका चेहरा उठा दिया। दिव्यांश ने फिर अपने होंठ दृष्टि के होठों पर रख दिए। दिव्यांश बहुत बुरी तरह से दृष्टि के होठों को चूम रहा था। दृष्टि चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चिल्ला नहीं पाई। दृष्टि दिव्यांश को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं सकती थी। करीब 10 मिनट बाद दिव्यांश ने दृष्टि के होठों को छोड़ा। दृष्टि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दिव्यांश भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दिव्यांश अपने होंठ दृष्टि के कानों के पास ले जाकर कोल्ड वॉइस में बोला, सोच लो दृष्टि, आखिरी मौका दे रहा हूं, अपने कदम वापस ले लो, वरना बहुत पछताओगी। दृष्टि ने सुबकते हुए कहा, आप बस मेरे भाई बहन को छोड़ दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिव्यांश को गुस्सा आ गया और उसने दृष्टि को अपने कंधे पर उठा लिया और बेड पर पटक दिया। दृष्टि की तो जैसे सांसें ही रुक रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी हुई थी। दिव्यांश दृष्टि के ऊपर आ गया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। दृष्टि की चीख निकल गई। तभी दिव्यांश ने दृष्टि का चेहरा देखा। दिव्यांश को महसूस हुआ कि इस वक्त वह कितनी बेबस है, कितनी दर्द में है, लेकिन दिव्यांश के गुस्से के आगे उसका दर्द और उसका बेबसपन काम नहीं आया। दृष्टि बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसने दिव्यांश को रोकने की कोशिश नहीं की। दिव्यांश ने दृष्टि के सारे। दिव्यांश दृष्टि को किस कर रहा था। दिव्यांश किस करता हुआ बाइट भी कर रहा था, जिससे दृष्टि की चीख निकल जाती थी, लेकिन दृष्टि ने आंखें नहीं खोली। दिव्यांश ने फिर से दृष्टि का चेहरा देखा, जिसमें दर्द था। दिव्यांश को कुछ याद आया। फ्लैशबैक। दिव्यांश अपने ऑफिस में एक लड़की को किस कर रहा था। उस लड़की ने पिंक कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। दिव्यांश उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था। वह लड़की दिव्यांश के सीने पर मार रही थी, लेकिन दिव्यांश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 15 मिनट बाद दिव्यांश उस लड़की से दूर हुआ। उस लड़की ने दिव्यांश के सीने पर मारते हुए कहा, आपको किस करना बिल्कुल नहीं आता, आप तो मेरी सांसें ही रोक देंगे, ऐसे तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी, पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या हाल करेंगे, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, आपको तो प्यार करना आता ही नहीं है, भला कोई जानवर की तरह प्यार करता है, मुझे दर्द होता है। दिव्यांश को उस लड़की की बात पर हंसी आ गई और वह चेयर पर बैठ गया। दिव्यांश ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। दिव्यांश ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, इस दर्द में ही तो मजा है। उस लड़की ने कहा, देखो दिव्यांश, मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, वह बस प्यार करने के लिए होती हैं, तो उन्हें प्यार से प्यार करना चाहिए, ना कि ऐसे जानवरों की तरह। दिव्यांश ने उस लड़की के गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, तो तुम्हें दर्द होता है। उस लड़की ने कहा, मुझे क्या, हर लड़की को दर्द होता है, लड़की की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। दिव्यांश ने उस लड़की को गले लगाकर कहा, अच्छा बाबा सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूं, आज के बाद किसी लड़की को दर्द नहीं दूंगा। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा, जो अब भी दर्द में थी और अपनी आंखें बंद किए हुए सब कुछ सह रही थी। पता नहीं क्यों अब दिव्यांश उसके साथ वाइल्ड नहीं हुआ। दिव्यांश बहुत प्यार से उसके बदन को सहला रहा था। ये देखकर तो थोड़ी देर के लिए दृष्टि भी हैरान हो गई कि जो आदमी अभी वाइल्ड था, वह अचानक से इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन जो भी था तो गलत ही। पता नहीं क्यों दिव्यांश के अंदर इतना गुस्सा होने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई थी, तभी उसने दृष्टि को 3 मौके दिए थे कि वह ये सब ना करें। दिव्यांश 1 घंटे तक दृष्टि के जिस्म के साथ बहुत प्यार से खेलता रहा, इतना कि दृष्टि की चीखें सिसकियों में बदल गई।
1 घंटे बाद दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ दिया और अपने कपड़े उठाकर उस कमरे से बाहर चला गया। दिव्यांश को अभी तक ये पता नहीं चला कि दृष्टि अंधी है। दृष्टि जैसे तैसे बेड पर बैठकर रोने लगी। दृष्टि ने अंदाजे से बेड पर हाथ फेरा तो उसे दिव्यांश का ब्लेजर हाथ लग गया। दृष्टि ने उसे ही पहन लिया। दृष्टि ने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दृष्टि, 4 दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ वीके पॉडकास्ट एफएम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।